Hello friends, welcome back to Krishna's Academy once again. In previous class, we started the topic principles of inheritance and variations, and we discussed about the Mendel and the garden pea. Today's topic is terminology of genetics. In genetics, many terms are used, but these terms were not used by Mendel. Later, the different scientists use the different terms which are now frequently used in genetics. So in today's class we will discuss and describe these terms. तो पिछली क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि मेंडल कौन थे, मेंडल ने क्या क्या काम किया, गार्डन पी पर क्या वर्क किया, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें. तो आज हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में कौन कौन सी टर्म को यूज़ किया जाता है. तो पहला हमारा जो टर्म है इट इज़ कैरेक्टर. हाउ वी कैन डिस्क्राइब इट? A well-defined morphological or physiological feature of an individual, it is called as character. Means कोई भी morphological feature, कोई भी physiological feature, उसको हम क्या नाम देंगे? हम नाम देंगे character. For example, color of flower, it is a character. Height of the plant, it is another character. The position of the flower, it is another character. तो बहुत सारे character हो सकते हैं. ओके लेकिन ये मार्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली अपनी अपीयरेंस देते हैं. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टर्म है ट्रेट. व्हाट इज ट्रेट? इट इज ए डिस्टिंग्विशेबल एंड इनहेरिटेबल फीचर ऑफ ए कैरेक्टर. किसी भी कैरेक्टर का जो इनहेरिटेबल फॉर्म होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल यह हमने कहा कलर ऑफ द फ्लावर. तो कलर कौन सा है? तो कलर हो सकता है रेड या वॉयलेट या क्या हो सकता है, इट मे बी वाइट. तो दीज आर ट्रेट्स. इन द सेम केस द टॉल एंड द डॉर्फ, दीज आर द टू डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ द हाइट्स. मतलब एक कैरेक्टर की बहुत सारी ट्रेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं. क्लियर हुआ? कैरेक्टर एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ट्रेट्स आ सकती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्टर, यूनिट फैक्टर, मेंडेलियन फैक्टर और जीन. दीज आर द टर्म. बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कहते हैं मेंडल ने फैक्टर यूज किया था, एक्चुअली मेंडल ने फैक्टर यूज नहीं किया था, ये कार्ल कॉरेंस ने इसको यूज किया. और इसने जो टर्म यूज किया था वो था एलिमेंट्री. तो देखें क्या है यूनिट. यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस और द हेरिडिटी विच पासेस एंड कैरीज द ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. मतलब एक्चुअल में ये वो फैक्टर है, वो चीज है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करने में हेल्प करेगी. दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम टर्म यूज कर सकते हैं. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज एलील और एलीलोमार्फ. व्हाट इज इट? द two factors which occurs on the same locus on the homologous chromosome of an individual and control the expression of a character, same character also. देखें what is homologous chromosome? सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि भाई in a diploid cell a pair of chromosome is present which carries the same type of the gene. जिस पर सेम टाइप के जीन प्रेजेंट हैं उनको हम नाम देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम. जैसे फॉर एग्जांपल अब इस क्रोमोसोम पर हम कहें हाइट का जो जीन है वो इस जगह पर प्रेजेंट है, तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या होगा, सेम प्लेस पर यहां पर ये प्रेजेंट होगा क्या, हाइट का जीन. दोनों में सेम पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, इसको कहते हैं लोकस. और ये दोनों क्रोमोसोम जो सेम टाइप के कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं या सेम टाइप के जीन्स को कैरी कर रहे हैं उसको हम क्या नाम देंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम. अब देखिए अगर मान लीजिए इस लोकस पर हाइट का प्रेजेंट है तो ये टॉल के लिए हो सकता है या डॉर्फ के लिए हो सकता है, एक ही होगा दोनों में से. ऐसे इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है. अब मान लीजिए कि भाई इस वाले पर कैपिटल टी है तो इस पर भी कैपिटल टी हो सकता है, जो आगे चल के देखेंगे. या ऐसा भी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है. या ये हो सकता है इसी क्रोमोसोम पर एक पर कैपिटल टी और दूसरे पर सेम लोकस पर स्मॉल टी. तो क्या है, कैपिटल टी की एक अल्टरनेटिव फॉर्म है स्मॉल टी, यानी कि टॉलनेस का एक अल्टरनेटिव ट्रेट है जिसका क्या नाम है,
डॉर्फनेस। तो इसीलिए इसको कहा गया इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड डॉर्फ। टॉल का एलील क्या है? डॉर्फ। डॉर्फ का एलील क्या है? टॉल। ऐसी कलर ऑफ फ्लावर में रेड, इसका एलील क्या है? व्हाइट, या व्हाइट को हम बेस माने तो इसका एलील क्या हो जाएगा? रेड। द टर्म वॉज गिवन बाई बेटसन, डब्ल्यू बेटसन। एलील टर्म या एलीलोमॉर्फ टर्म किसने यूज किया है? इट इज यूज बाय द बेटसन। ये बेटसन कौन है? ही इज ऑनर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर इनको कहा जाता है, जिन्होंने वर्क किया था ऑन स्वीट पी, और किस पर वर्क किया था? लेथायरस ओडोरेटस पर। नाउ एज वी डिस्कस एलील और द एलीलोमॉर्फ, जिसमें हमने कहा दो डिफरेंट फॉर्म या अल्टरनेटिव फॉर्म एक जीन की जरूर होती है, तो अब इनका नेचर कैसा होगा, इनका बिहेवियर कैसा होगा, इसके बेस पर इसको डिस्क्राइब किया जाता है। द फर्स्ट वन इज द डोमिनेंट फैक्टर और द डोमिनेंट एलील। फैक्टर विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करें। एंड सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ द कैरेक्टर इन कैपिटल। जैसे हमने कहा टॉल है, ये कैरेक्टर है, ये ट्रेट है, तो इसी का फर्स्ट लेटर लेंगे और कैपिटल में लिखेंगे, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए रेड कलर हमने लिया, तो रेड कलर हमने लिया तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चाहे डोमिनेट, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आगे आएगा होमोलोगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो और क्लियर होगा कि किस किस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। सेकेंड वन, opposite to the dominant, the recessive factor or the recessive alleles. How can we define? Factor which can express itself in homozygous condition only, while unable to express in heterozygous condition or in the presence of the dominant allele. Symbolically, it is represented by first letter of the dominant character in small. Means क्या हुआ? यहां पर अगर हम देखें, हमने टॉल अगर ले लिया है ना, तो इसका दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ? दूसरा कैरेक्टर वो डॉर्फ, तो इसको डी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हमने ये जो कैरेक्टर लिया है ये डोमिनेंट है, तो इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी रेड है, तो दूसरा इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हुआ? एलील क्या हुआ? व्हाइट। इसको हम कैपिटल आर है तो आर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि किससे करेंगे? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये शो करता है कि जो कैपिटल लेटर है ये डोमिनेंट एलील है, और जो स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं, जिसका सिंबल ले रहे हैं, वो कैसा है? रिसेसिव है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज द वाइल्ड एलील। व्हाट इज वाइल्ड एलील? इट इज द मेन जीन विच इज फ्रीक्वेंटली अकर्स इन ए पॉपुलेशन। ओरिजिनली यही प्रेजेंट होता है। जब हम कहें जिसने जो करेक्टर बना था, तो वो करेक्टर जो है वो क्या होगा? वाइल्ड होगा। ओके? वाइल्ड एक्चुअल में डोमिनेंट होते हैं, जितने भी आप देखते हो। और म्यूटेंट एलील क्या हो जाएगा? द फैक्टर विच डेवलप्स ड्यू टू द म्यूटेशन इन द वाइल्ड एलील। इसी वाइल्ड एलील में जब म्यूटेशन होगा तो जो बनेगा वो क्या होगा? वो होगा म्यूटेंट एलील। और ये कहें दीज आर रिसेसिव एलील। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि भाई कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस पहले थी, अब जो डॉर्फनेस का जीन है वो अचानक से डेवलप हुआ, म्यूटेशन की वजह से डेवलप हुआ, इसीलिए स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव एलील की फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे ज्यादा जो मिलेगा, फ्रीक्वेंटली जो मिल रहा है, जो कि डोमिनेंट है, वो वाइल्ड एलील होगा। जो रिसेसिव है ये म्यूटेशन से डेवलप हुआ है। कैसे म्यूटेशन से? वाइल्ड जीन में या वाइल्ड एलील के म्यूटेशन से डेवलप हुआ है, इसीलिए कैसा है? ये रिसेसिव है। इसको नाम देंगे म्यूटेंट एलील। नाउ नेक्स्ट वन, next term is the homozygous and heterozygous. What are these? Homozygous, when in an individual both the alleles of a character are of same type, either the dominant or the recessive. These are called as pure. ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? प्योर टर्म यूज करते हैं, प्योर लाइंस टर्म यूज करते हैं। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, जैसे हमने कहा दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं या दोनों रिसेसिव हो सकते हैं। अगर दोनों डोमिनेंट हैं देन इट इज नेम्ड एज द
homozygous dominant. Means in an individual both the alleles are dominant. For example capital T, capital R, capital R. ये वाला टॉल होगा, ये वाला कैसा होगा, रेड होगा कलर से. दूसरा क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव. इन एन इंडिविजुअल बोथ द एलील्स आर रिसेसिव. मींस स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर. ये कैसा होगा, ये डॉर्फ होगा, ये कैसा होगा, वाइट होगा. ओके, नेक्स्ट वन, हेट्रोजाइगस. व्हेन बोथ द एलील्स इन ए पेयर are of different types, that is one is dominant, another recessive, like capital T, small t, capital R, small r. अब देखिए ऊपर जो हमने आपसे कहा, ये डोमिनेंट है, ओके, ये कैसा है, डोमिनेंट है. ये कैसा है, रिसेसिव है. तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करेगा, इसके इफेक्ट को सप्रेस कर देगा. तो ये देखने में कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा. ऐसे ये कैसा हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा. तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया था कि रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. ये केवल और केवल कब कर सकता है, ये कर सकता है केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में. जब रिसेसिव जीन जो है होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हैं तब उसका कैरेक्टर अपीयर होगा. अदरवाइज अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ऐसी कंडीशन में रिसेसिव एलील अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसीलिए इसको नाम दिया गया रिसेसिव. नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन. जब इनका फॉर्मेशन होता है तो कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन से होता है. ओके, जैसे मान लीजिए कि टॉल प्लांट था, प्योर टॉल, इसमें दोनों कैपिटल टी लिखेंगे, ये कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट. ऐसे ही स्मॉल टी डॉर्फ था, ये कैसा हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव. इससे जब न्यू प्लांट बनेगा तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा. इसीलिए लिखा है कि ये इंडिविजुअल कैसे बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं. कैसे कि प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ प्लांट के बीच में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन किया तो जो न्यू हमें प्लांट्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, हाइब्रिड हैं. इसीलिए दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑल्सो. ओके, नाउ क्लियर है. ये दोनों टर्म बहुत पूछे जाते हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव. और रिसेसिव कैरेक्टर केवल अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जबकि वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो. नाउ द नेक्स्ट वन, दूसरा, क्रॉस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जनरेशंस एंड द टाइप्स ऑफ द क्रॉसेस. तो जनरेशंस क्या है, जनरेशन का मतलब ये है कि भाई एक प्रोजेनी के बाद दूसरी प्रोजेनी आती है, दूसरी के बाद तीसरी प्रोजेनी आती है, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, जनरेशन नाम देते हैं. तो सबसे पहला जो टर्म यूज किया जाता है वो है पेरेंटल जनरेशन. व्हाट इज पेरेंटल जनरेशन, from which the hybridization will start, या which are used to form the hybrid, for the hybridization अगर इसको यूज करेंगे तब ये कहलाएगी. और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखें, ये जो जनरेशन है ये पेरेंटल जनरेशन है पी. ओके, और बोथ द पेरेंट्स आर ऑलवेज प्योर और होमोजाइगस, हमेशा होते हैं, करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे. क्रॉस तो हम कोई भी करा सकते हैं, लेकिन अगर हमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड किसी पैटर्न की को स्टडी करना है और फ्रॉम बिगिनिंग जो पहले कभी नहीं की गई है तो हमें प्योर लाइंस को डेवलप करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन और द फर्स्ट डॉटर जनरेशंस. जब हमने क्रॉस कराया पेरेंटल जनरेशन के बीच में तो जो नई जनरेशन मिलती है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं फर्स्ट फीलियल या फर्स्ट डॉटर जनरेशन. लिखा है ऑब्टेन्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द पेरेंट्स, रिप्रेजेंटेड बाय द F1, इसको F1 से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इंडिविजुअल्स ऑफ द F1 जनरेशन आर ऑलवेज हाइब्रिड. यहां देख लें, ये जो हमने पेरेंट का क्रॉस कराया इसके अंदर ये जो जनरेशन मिली है ये हमारे पास F1 जनरेशन होगी. और F1 जनरेशन में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंड फीलियल जनरेशन और द सेकेंड डॉटर जनरेशन. इट इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग बिटवीन द F1 इंडिविजुअल्स. मतलब इनमें आपस में ही सेल्फिंग कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे दो प्लांट के बीच में सेल्फिंग कराएंगे. तो जो जनरेशन नेक्स्ट मिलेगी दिस विल बी द F2. यहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे.
और इसमें दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा? इंडिविजुअल्स ऑफ द F1 जनरेशन आर प्योर यानी कि होमोजाइगस एंड द हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस बोथ। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब मेंडल्स वर्क पढ़ेंगे तो ज़्यादा है, नहीं तो अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं होगा, और ख़ास तौर से वो बच्चे जो पहली बार जेनेटिक्स को पढ़ रहे होंगे तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो अभी हम केवल इतना ही रखते हैं कि F1 जनरेशन के इंडिविजुअल में सेल्फिंग कराने से F2 यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन ऑब्टेन्ड होगी। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ अब हमने जो करेक्टर के बारे में डिस्कस किया, तो जो करेक्टर हम स्टडी करते हैं उसके दो मेथड हो सकते हैं, और उसी को हम नाम देते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप देखते हैं। स्टडी ऑफ ए कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्फोलॉजिकल फीचर और द अपीयरेंस ओनली। किसी भी कैरेक्टर का हम स्टडी करें उसकी मार्फोलॉजी के बेस पर या आउटर अपीयरेंस के बेस पर, तो हम उसको कहते हैं फिनोटाइप। जैसे रेड, वाइट, टॉल, डॉर्फ। ठीक है, अब वाइट और डॉर्फ को अगर छोड़ दें तो ये रेड प्योर है या हाइब्रिड है ये हमें नहीं पता। हमने तो देखा रेड है तो रेड है, अगर ये टॉल है तो ये प्योर है, कैसा है हमें नहीं पता। ठीक है, ये कैसा है, हाइब्रिड भी हो सकता है या प्योर भी हो सकता है। ओके, तो जिस तरीके से हम कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम, बाहर से कैसा दिख रहा है वो हमें पता है। ओके, इसको हम नाम देंगे फिनोटाइप। नेक्स्ट वन इज द जीनोटाइप। स्टडी ऑफ द कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द फैक्टर और द एलील और द जीन। अब हम उसमें अंदर देखेंगे कि उसके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं, कैसे हैं। अगर इसके बेस पर डिफाइन करेंगे तो फिर ये क्या होगा कि भाई जीनोटाइप क्या करेगी, हमें हेल्प करती है टू डिटेक्ट द इंडिविजुअल, द प्योर और द हाइब्रिड। अगर जैसे कैपिटल टी है तो ये प्योर टॉल होगा, और कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। ये हमें फैक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल रहा है। जीन्स के बेस पर हम स्टडी करके बता सकते हैं प्योर है या हाइब्रिड है, लेकिन आउटर अपीयरेंस पर ये भी हमें टॉल दिखाई दे रहा है और ये भी हमें टॉल दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप वाज गिवन बाय द जोहानसन इन 1909। जोहानसन ने जो है ये टर्म यूज किया था, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ द क्रॉसेस। जो भी हम क्रॉस करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं या नॉर्मल सेल्फिंग करा रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में यहां पर डिस्कस करना। देखें, सबसे पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ए क्रॉस विच इज मेड बिटवीन द इंडिविजुअल्स हैविंग द वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर। केवल एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर को स्टडी करेंगे तो उसको नाम देंगे मोनोहाइब्रिड, और ये एक कैरेक्टर के लिए कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, एक टॉल प्लांट है, दूसरा डॉर्फ प्लांट है, एक रेड फ्लावर प्लांट है, दूसरा व्हाइट फ्लावर प्लांट है। तो हमने एक ही कैरेक्टर तो लिया, जैसे इसके अंदर हाइट ऑफ द प्लांट लिया, इसके अंदर हमने कलर ऑफ फ्लावर लिया। तो इससे जो हाइब्रिड बनेगा वो भी एक ही के लिए बनेगा, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, वन हाइब्रिड हुआ इसके लिए। तो इसको हम क्या नाम देंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ द नेक्स्ट वन, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल्स हैविंग द टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर, दैट इज इट इज हाइब्रिड फॉर टू कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, राउंड एंड येलो सीड, इस प्लांट का क्रॉस हम कैसे कराएं, रिंकल्ड एंड द ग्रीन सीड से। तो एक कैरेक्टर ये हो गया, एक कैरेक्टर ये हो गया। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल यहां लिया है कि रेड कलर्ड एंड द एक्सियल फ्लावर एंड द व्हाइट कलर एंड द टर्मिनल फ्लावर। यहां दो कैरेक्टर हो गए, कलर ऑफ फ्लावर एंड द पोजीशन ऑफ द फ्लावर। तो व्हेन द टू कंट्रास्ट कैरेक्टर आर टेकन इन कंसिडरेशन, तब इसको हम क्या नाम देंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये दो के लिए हाइब्रिड हो जाएगा, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले वाले इस केस के लिए। ओके, नेक्स्ट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ये ज्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया, इसमें हमारा सिलेबस में आते नहीं है तो एग्जाम्पल भी नहीं देने, लेकिन हाँ डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल हैविंग द थ्री पेयर्स ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर, दैट इज इट इज हाइब्रिड फॉर द थ्री कैरेक्टर्स। इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस में, और वो क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स, जो थ्री पेयर से जो है वो कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है,
नॉर्मली हमने कहा 2 पेरेंट्स को लेके क्रॉस कराया, हमें नेक्स्ट जनरेशन मिल गई, उसमें सेल्फिंग कराया, उसके आगे हमें F2 जनरेशन मिल गई। ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती रहती है। लेकिन जेनेटिक्स में बैक क्रॉस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है इसमें देखें, बैक क्रॉस में हम करते क्या हैं, जो प्रोजेनी हमें मिली हैं और F1 इंडिविजुअल जो मिले हैं, इनका क्रॉस इनके पेरेंट के साथ कराते हैं। F1 इंडिविजुअल या कोई भी अननोन इंडिविजुअल अगर हमें दे रखा है, तो इसका क्रॉस अगर हम उसके पेरेंट के साथ कराएं तब इसको नाम देते हैं बैक क्रॉस। और इसको 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज आउट क्रॉस, another is called as the test cross. What is out cross? A cross between the F1 individual with their dominant parent. ओके, जैसे प्लांट के केस में हाइट जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये टॉल है। तो मान लीजिए यहां पर क्या होगा, इस टॉल का क्रॉस हम दूसरे टॉल से कराएं। ये किसका है, ये F1 वाला टॉल है। तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट ही मिलेंगे। ऐसे ही अगर मान लो यहां पर करके देख लें, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस हम कैपिटल टी यानी कि ये प्योर पेरेंट है ना, ये पेरेंट वाला पोर्शन हमने लिया ना, तो ये क्या है, कैपिटल टी है। तो यहां पर भी आप देखोगे तो हमें 2 तरीके के प्लांट आगे चल के मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी सब कैसे हैं, ये भी सारे के सारे टॉल हैं। ओके, क्लियर हुआ है? तो ये क्या होता है, ये है आउट क्रॉस। ऑल द ऑफस्प्रिंग शो द डोमिनेंट कैरेक्टर ओनली, केवल और केवल इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट ही हमें मिलेंगे या ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे। लेकिन एक दूसरा क्रॉस है जिसको हमने नाम दिया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई भी अननोन प्लांट हमें दे दिया जाए और हमसे पूछें कि भाई देखने में तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है, ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये हमें किससे पता चलेगा, टेस्ट क्रॉस से पता चलेगा। तो क्या होता है, ये एक क्रॉस बिटवीन द F1 इंडिविजुअल विद देयर रिसेसिव पेरेंट, इट इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। ओके, नाउ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट क्रॉस विल शो द डोमिनेंट एंड रिसेसिव phenotype both in 1:1 ratio in the monohybrid and 1:1:1:1 in the dihybrid cross. क्लियर है, दोनों मिलेंगे। यहां में केवल और केवल डोमिनेंट वाला मिल रहा था, रिसेसिव वाला कोई नहीं मिला, लेकिन टेस्ट क्रॉस में हमें दोनों मिलेंगे। और इससे क्या पता चलता है, इससे मैंने अभी जो आपसे कहा कि टेस्ट क्रॉस इसको कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट एस्टैब्लिश द हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ F1 or the unknown individuals hybrid nature, or it know about the dominant phenotype whether it is the homozygous or heterozygous। मतलब जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर हमें अपीयर हो रहा है वो पेरेंट कैसा है, इसको देखें। ये आपकी एनसीईआरटी का ही पार्ट लिया हुआ है यहाँ पर समझाने के लिए कि टेस्ट क्रॉस किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये प्लांट हमें दे रखा है जिसके अंदर ये फ्लावर प्रेजेंट है पर्पल कलर का, वॉलेट कलर का। अब ये हमें नहीं मालूम कि भाई ये इस तरीके का है या इस तरीके से है, मतलब होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो अब क्या करें, इसका क्रॉस हम इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ करा के देखें। व्हेन ए क्रॉस इज मेड विद द होमोजाइगस रिसेसिव, देन व्हाट विल हैपन। देखिए यहां पर अगर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हमने किसका कराया, कैपिटल W और कैपिटल W वाला मान के, होमो डोमिनेंट माना दोनों के लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ओके, तो हमें सारे के सारे कैसे मिलेंगे, पर्पल कलर के फ्लावर ही मिल रहे हैं। ओके, दूसरी तरफ अगर ये हेटेरोजाइगस है और हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो हमें पर्पल भी मिलेंगे और व्हाइट भी मिलेंगे, और दोनों का रेशो क्या होगा, दोनों का रेशो आप देख रहे हो 1:1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लांट मिला है ना, ये जो प्लांट हमें मिला है जो अननोन मतलब जीनोटाइप को हमें बता रहा है, तो अगर इसका क्रॉस इसके रिसेसिव पेरेंट से कराएं और सारे के सारे कैसे मिले, पर्पल मिले, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। ओके, और अगर मान लीजिए इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराने पर हमें दोनों तरीके के प्लांट मिले, वायलेट या पर्पल भी मिले और व्हाइट भी मिले, तो ऐसी कंडीशन में ये कैसा होगा, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। और इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1:1:1 आएगा मोनोहाइब्रिड के लिए, और डाईहाइब्रिड के लिए मैंने बताया 1:1:1:1।
जितने करेक्टर हम लेंगे सारे करेक्टर सेम परसेंटेज के साथ मिलेंगे। जैसे यहां 50-50% का रेशो आया तो यहां क्या हो जाएगा, यहां 25% ईच का रेशो हो जाएगा, मिलेंगे सब और सेम रेशो में मिलेंगे। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, टेस्ट क्रॉस। मतलब जो भी प्लांट हमें दिया गया है जो फिजिकली अपीयरेंस एक डोमिनेंट कैरेक्टर की दे रहा है, तो ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, वो हमें इसी से पता चलेगा। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, देखें, ए पेयर ऑफ द क्रॉस इन विच द मेल एंड द फीमेल पेरेंट्स आर रिवर्स्ड। नीचे देखेंगे भी समझेंगे क्या पर्पस होता है इसका। पर्पस ऑफ द रेसिप्रोकल क्रॉस इज टू टेस्ट वेदर द रिजल्ट ऑफ द जेनेटिक क्रॉस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स ऑफ द पेरेंट। ओके, इफ द रिजल्ट्स आर सेम इन बोथ द क्रॉसेस इट सजेस्ट दैट द ट्रेट इज ऑटोसोमल नॉट द सेक्स लिंक्ड, क्योंकि सेक्स लिंक्ड अगर होगा तो रेशो चेंज हो जाएगा। क्या होता है देखें यहां पर, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं, कैरेक्टर सेम है बस पेरेंट को रिवर्स किया जाता है। जैसे देखें क्रॉस ए में हमने एक मेल पेरेंट लिया एक फीमेल पेरेंट लिया, जो कि नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में होता है। मेल पेरेंट के साथ जो कैरेक्टर लिया वो टॉल और फीमेल पेरेंट के साथ क्या लिया, डॉर्फ। अब हम फिर एक दूसरा क्रॉस करेंगे इन्हीं कैरेक्टर के साथ में, लेकिन हमने क्या किया क्रॉस बी में, अब ये टॉलनेस का फीचर किसके साथ ले लिया, फीमेल पेरेंट के साथ, और डॉर्फनेस का फीचर किसके लिए लिया, मेल के साथ। अब भी अगर सेम रिजल्ट आता है दोनों के अंदर तो ये ऑटोसोमल कैरेक्टर होगा, और अगर सेम कैरेक्टर रिजल्ट नहीं आता तो ये ऑटोसोमल ना होकर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को शो करेगा। इट इज ए सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स और विच इज लिमिटेड बाय द सेक्स और इट इज लिंक्ड विद द सेक्स। ओके, तो यहां पर ये चीजें हमें देखते हैं, तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस से मिलता है, और जेनेटिक्स में रेसिप्रोकल क्रॉस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। है तो बहुत सारी टर्म, लेकिन ये वो टर्म हमने यूज की हैं जो एग्जाम्स में लगातार पूछी जाती हैं या हमारे लेवल पर जेनेटिक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के टॉपिक को घर जाके रिवाइज कीजिएगा, पिछले वाले चैप्टर का टॉपिक भी रिवाइज कीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे डिस्कस कीजिएगा। ओके, और फिर आपको यही कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।